हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने एयर पोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन टॉपिक शुरू किया था। एयर पोल्यूशन का टॉपिक स्टार्ट हमने कर दिया था। हमें इसमें तीन चीज़ें पढ़नी है मेनली: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन हमने स्टार्ट किया था। एयर पोल्यूशन में हमने कैटेगराइजेशन ऑफ एयर पोल्यूशन किया था। तो कैटेगराइजेशन जो एयर पोल्यूशन का ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर हम देखें तो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है: प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स ये हैं: NO2, SO, सल्फर के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड, VOC, पार्टिकुलेट मैटर। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स से ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ओजोन, PAN और एटसेट्रा। उसके बाद केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए पोल्यूटेंट्स को, तो उसमें दो कैटेगरी आती हैं: ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन से बने हुए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, पार्टिकुलेट मैटर एक्सेट्रा। तीसरा काइंड ऑफ मैटर, तो साइज सेग्रीगेटेड पार्टिकल्स और गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स, इन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मैटर इट हैज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स या टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। दो टाइप हैं और किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया कि इंडोर है या आउटडोर है। तो टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन दो कैटेगरी में रखा गया है इसे। टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन की पहली इंडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन का मतलब है जो बिल्डिंग्स के अंदर हो रहा है, ठीक है, इंडोर एनवायरनमेंट में हो रहा है। और दूसरा आउटडोर एयर पोल्यूशन, जो बाहर एनवायरनमेंट में हो रहा है। ठीक है, तो इंडोर एयर पोल्यूशन जो है मेनली एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की वजह से होता है। मेनली एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, कुकिंग, फ्यूल बर्निंग, किसी भी तरह का फ्यूल बर्निंग, फॉर चाहे फॉर एग्जांपल फॉर कुकिंग भी हो सकता है, फॉर हीटिंग पर्पसेस भी हो सकता है। ठीक है, जनरली 2.5 बिलियन पीपल मोस्टली डेवलपिंग नेशंस के अंदर इंडोर एयर पोल्यूशन से अफेक्टेड है। ठीक है, कई बार रेडॉन की वजह से होता है इंडोर एयर पोल्यूशन। रेडॉन जो अंडरग्राउंड बेसमेंट्स होती हैं ना घरों के अंदर, उसमें अगर बेसमेंट में क्रैक है तो रेडॉन जो है रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट है। ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट है जो बेसमेंट में, जनरली अगर आपकी बेसमेंट में क्रैक है ज़मीन के अंदर तो वहाँ से रेडॉन पोल्यूशन हो सकता है। तो ये वन ऑफ द मेजर रेडियो एक्टिव इंडोर पोल्यूटेंट है रेडॉन। ठीक है, याद रखना है। आउटडोर एयर पोल्यूटेंट जो है बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक दोनों हो सकते हैं। बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। तो इसके अंदर एग्जांपल एयर पोल्यूशन में जैसे व्हीकल्स की वजह से होने वाला, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से होने वाला पोल्यूटेंट, स्ट्रॉन्ग विंड्स अगर डेजर्ट एरिया में चलती हैं तो वहाँ पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से। तो ये सब आउटडोर एयर पोल्यूशन के एग्जांपल। अब एयर पोल्यूशन के सोर्सेज को भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है: एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल। ये बता ही दिया था। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है: नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक। ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेचुरल मतलब नेचर से जो हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक जो मैन मेड है। मैन मेड के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पता है: हाउस होल्ड वर्क्स, गैसोलीन एग्जॉस्ट, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स, ये सब एंथ्रोपोजेनिक के सोर्सेज हैं। नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के? मेनली वॉल्केनोज। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस आर द मेजर सोर्सेज ऑफ नेचुरल एयर पोल्यूशन। So there are classes of main air pollutants. There are several different classes
of main air pollutants. What are the different classes of main air pollutants? सबसे पहली क्लास इसके अंदर आती है एरोसॉल्स एंड वीओसीज. एरोसॉल्स एंड वीओसीज. अब वीओसीज क्या होते हैं? वीओसीज होते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वॉलेटाइल का मतलब होता है जो चीज़ इजीली इवेपोरेट हो सकती है. तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इजीली इवेपोरेट हो सकते हैं वो उन्हें कहते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो सबसे पहली क्लास ये है पोल्यूटेंट्स की. ठीक है, इनको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं धीरे धीरे एक एक करके. अदर हाइड्रोकार्बन्स. तीसरी कैटेगरी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. कार्बन के ऑक्साइड्स, दो ऑक्साइड्स हैं कार्बन के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. तो इसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये आते हैं एग्जाम्पल. फिफ्थ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो इसमें NO नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये कुछ एग्जाम्पल आते हैं. ठीक है, और सिक्स्थ पार्टिकुलेट मैटर. पार्टिकुलेट मैटर, इसमें दो कैटेगरी हैं, PM10 एंड PM2.5. ठीक है, तो अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं क्या है. एरोसॉल्स क्या होते हैं? सबसे पहले देखो एरोसॉल्स क्या होते हैं. एरोसॉल्स बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर में एयर में सस्पेंडेड रहते हैं. ये लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं. ठीक है, so remain suspended in air. क्रूशियल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या एग्जाम्पल्स क्या और हो सकते हैं. हेज, इसके एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे, हेज, स्मॉग, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो प्लांट से निकलते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसमें. ठीक है, कुछ कुछ प्लांट्स से भी रिलीज होते हैं कभी कभार. Some plants are also responsible for the release of some volatile organic compound that are harmful to human beings. ठीक है, तो VOCs के कुछ नेचुरल सोर्सेज जो हैं, सम प्लांट स्पीशीज, सारे प्लांट्स नहीं, कुछ प्लांट स्पीशीज ऐसी हैं जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज करती हैं व्हिच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, इसी के अंदर एक चीज आती है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. ठीक है, जो मैंने अदर हाइड्रोकार्बन्स लिखे थे इसके एग्जांपल्स के अंदर आप मतलब इसके अंदर आती है कैटेगरी POPs. POPs are what? Persistent organic pollutants. तो परसिस्टेंट का मतलब क्या है? जो नेचर में अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं होते, बहुत लंबे टाइम तक. एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स जो खेतों में होते हैं, तो वो पेस्टिसाइड्स, और अगर ये एयर बॉर्न हो जाए पेस्टिसाइड्स तो वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन के एग्जाम्पल में आएंगे. ठीक है, सम हैवी मेटल्स इसके अंदर आते हैं. ठीक है, हैवी मेटल्स जैसे कोबाल्ट, मर्क्यूरी, कॉपर, ये कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो आप जो पोल्यूशन कॉज करते हैं सॉइल और एयर का. अब ये जो पार्टिकुलेट मैटर लिखा था मैंने,
अच्छा चलो, इससे पहले मैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन पे आया था। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में आपको पता है ये हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, CO2 कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। एंड CO जो है वो टॉक्सिक है। अगर आपने ज़्यादा CO ब्रीद इन कर लिया तो for 5, if you continuously breathe in pure carbon monoxide for 5 to 10 minutes, it can eventually kill you and damage your lungs permanently, or even damage your lungs permanently. दोनों ही चीज़ें पॉसिबल, ठीक है। अदर हाइड्रोकार्बन में जहाँ मैं एक एग्जांपल और भूल गया, इसके अंदर CFCs आ सकते हैं एग्जांपल्स में। और अगर आप और एग्जांपल्स लिखोगे इनके तो CFCs भी इसके एग्जांपल में आ सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर्स से एयर कंडीशन से यूज होते हैं, ये भी अदर हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में है, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो दो कैटेगरी दे रखी हैं, ये दोनों एनवायरनमेंट के लिए वो मतलब एयर पोल्यूटेंट हैं और हमारे लंग्स को डैमेज करती हैं। सेम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हालांकि स्मॉग भी बनाती हैं, और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर भी, जो कि सर्दी में हमारे लंग्स को इवेंचुअली डैमेज करता है, आइस को डैमेज करता है। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? स्मॉल साइज के पार्टिकल, PM10 और PM2.5। PM10 वो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर के ऊपर है, 10 माइक्रोमीटर से छोटा है, सॉरी। और PM2.5 वो है जिनका पार्टिकल का साइज 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा है, ठीक है। तो ये वाले ऑब्वियसली ज़्यादा हजार्डस होते हैं क्योंकि लंग्स तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं PM2.5 में। PM10 आपके थ्रोट को ज़्यादा या आइज को ज़्यादा डैमेज करता है। अब ये कहाँ से रिलीज होते हैं, कौन कौन से एरोसॉल्स वगैरह है, मैंने बता ही दिया आपको कहाँ से रिलीज होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन भी ये तीनों जो है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तीनों व्हीकल एमिशन से रिलीज होते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों ऑटोमोबाइल या व्हीकल एमिशन से रिलीज होते हैं। PM2.5 PM10 का नेचुरल सोर्सेज भी हो सकते हैं, ठीक है, और व्हीकल एमिशन भी हो सकते हैं। अनबर्न्ड का जो फ्यूल को बर्न कर रहा है, अगर वो बिना बर्न हुए उसके कुछ कार्बन की पार्टिकल्स ऐसे रिलीज हो जाए तो वो भी PM2.5 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो है एयर पोल्यूशन कंट्रोल। टाइम बहुत कम है तो मुझे बहुत डिटेल में जाने का मौका नहीं मिल रहा है इन टॉपिक्स की, कि इसे कंप्लीट करना है चैप्टर को हमें। एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल एमिशन को कर्व करने के लिए क्या किया गया। इंडस्ट्रियल एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट कंट्रीज़ की अदर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या स्टेप लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो जो एग्जॉस्ट होते हैं उनके ऊपर कवर लगा दिया है हमने, वेट स्क्रबर्स। वेट स्क्रबर्स क्या चीज़ होती है? गीले वाटर कॉन्टीन्यूसली बहता रहता है एक लार्ज सरफेस एरिया के थ्रू, तो जो भी पोल्यूटेंट होगा वो उसके अंदर ट्रैप होके वाटर डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में और रिलीज नहीं होगा, ठीक है। एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट, ज़्यादा एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे ताकि वो पोल्यूशन पहले ही कम रिलीज करें, ठीक है। लो सल्फर फ्यूल्स यूज़ करेंगे, लो सल्फर ऐसे फ्यूल जिसके अंदर सल्फर का कंटेंट कम हो, लो सल्फर फ्यूल, ठीक है। कोल के अंदर से मेनली सल्फर यूज़ होता है, तो सल्फर ऐसे यूज़ करें, कोल ऐसा यूज़ करें जिसके अंदर सल्फर की क्वांटिटी कम हो। दूसरा, हम व्हीकल एमिशंस को कर्व कर सकते हैं, तो व्हीकल एमिशंस को कर्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अनलेडेड पेट्रोल, ऐसा पेट्रोल जिसके अंदर लेड ना हो। अनलेडेड पेट्रोल पहले ही बहुत पहले साल पहले गवर्नमेंट बैन चल चुकी है, हालांकि कुछ कंट्रीज़ में अभी भी यूज़ होता है। अनलेडेड पेट्रोल यूज़ करेंगे तो लेड रिलीज होता है पेट्रोल से एयर में, विच इज़ अ वेरी डेंजरस पोल्यूटेंट,
ठीक है। दूसरा हम डीकमीशनिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स। एक व्हीकल जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो वो ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करना शुरू कर देती है। तो ओल्ड व्हीकल्स का डीकमीशन यानी उन्हें चलाना बैन लगा दिया जाए। अभी भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया। ऑलरेडी जो प्राइवेटली ओन्ड व्हीकल है वो आप सिर्फ 20 साल चला सकते हो, और जो पब्लिक व्हीकल यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज होता है उसे सिर्फ 10 ईयर्स यूज़ कर सकते हो न्यू स्क्रैप पॉलिसी के अंदर। ठीक है, अभी रिसेंटली जो अनाउंसमेंट हुई है बजट के अंदर उसमें ये न्यू अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है, व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज़ किया जाए। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या करते हैं बेसिकली, जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं ना उनको लेस हजार्डस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स अगर व्हीकल्स के अंदर यूज़ किया जाए तो पेट्रोल या डीजल के बर्न करने से जो भी पोल्यूटेंट निकलते हैं उनको कम हजार्डस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, व्हीकल फ्यूल की क्वालिटी इम्प्रूव करना, इम्प्रूविंग फ्यूल क्वालिटी। ठीक है, इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये हम अगर यूज़ ही करना बंद कर दें, जो अभी करंट पॉलिसी है उसके हिसाब से गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और तीसरा लीगल पॉलिसी मेजर्स ले सकते हैं, यानी कि पोल्यूशन करने पर कोई ना कोई पनिशमेंट या फाइन को इम्पोज करना। पोल्यूशन अगर कोई चीज़ कोई कंपनी ऐसा बना रही है जिससे पोल्यूशन रिड्यूस हो पाएगा अनलेटेड, तो उसको सपोर्ट करना गवर्नमेंट पॉलिसी से, तो वो लीगल पॉलिसी मेजर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, दो मेन एक्ट इम्प्लीमेंट हुए थे, एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, यह आया था 1981 में। ठीक है, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, this was implemented in 1986. These are the two main acts that govern air pollution. ठीक है, इसके बाद the next topic है implementation of air quality standards. कौन कौन से एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमने यूज़ किए हैं। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड सबसे कॉमनली जो यूज़ हुआ है, सबसे पहला जो स्टैंडर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनली इंडिया में जो यूज़ होता है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, शॉर्ट में से NAAQS याद रखना इसका इम्पैक्ट। ठीक है, ये एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट वाला, यही जो एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट था इसी के अंडर ये बनाया गया था। एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के अंडर 1981 में ही ये बनाया गया था। ठीक है, और एयर डिफरेंट एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स को बनाने के। ठीक है, और फिर 1984 में दो स्टैच्यूटरी बॉडीज इस्टेब्लिश की। ठीक है, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडिया में इस्टेब्लिश की गई।
NAAQ की जो गाइडलाइंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के 1984 में हमने CPCB को इम्प्लीमेंट किया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एस्टैब्लिश किया और 12 पैरामीटर्स प्रिस्क्राइब किए गए, ठीक है, विच गवर्न्स 12 पैरामीटर्स ऑफ एयर क्वालिटी। तो एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए 12 पैरामीटर्स यूज किए। कौन कौन से हैं वो 12 पैरामीटर्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला है पार्टिकुलेट मैटर, वही सब हैं जो पहले आपने पढ़े हैं, लेकिन इनको अलग से याद करना है CPCB के। पार्टिकुलेट मैटर जिसमें दोनों आ जाएंगे, PM2.5 और PM10, ठीक है। दूसरा पैरामीटर सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तीसरा पैरामीटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड, पांचवा अमोनिया, 6 पैरामीटर ओजोन, 7th हो गया लेड, ठीक है। 8th पैरामीटर हो गया बेंजीन, 9th बेंजोपाइरीन, बेंजीन का ही डेरिवेटिव होता है, बेंजीन से ही डेराइव्ड कंपाउंड है। आर्सेनिक एंड निकल, आर्सेनिक और निकल दोनों मेटल होते हैं। अच्छा, ये 1 और 2 ना एक्चुअली 11 होता है पैरामीटर, 1 और 2 यही है, ये दोनों PM2.5 और PM10 जो आ रहे हैं ना, ये 1 और 2, ठीक है। तो इसके मिलाकर 12 होंगे, वरना 11 पैरामीटर्स। एनीवे, ठीक है। उसके बाद एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2019 में अभी, ऑन नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ये स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2019, ठीक है। इसके अंडर 610 मॉनिटरिंग स्टेशन 227 सिटीज़ में इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश किए गए हैं एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। CPCB और स्टेट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्या कहते हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट लेवल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होते हैं, और ये नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर नागपुर, ठीक है, ये पोल्यूशन, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें वेदर रिलेटेड डेटा भी मेजर किया जाता है एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ साथ, ठीक है। तो इसमें CPCB, SPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, DPCC और नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसने मिलकर इस प्रोग्राम को चला रखा है, जिसके अंडर 610 मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए गए हैं पूरी कंट्री में।
इनका काम एयर पोल्यूशन के 12 पैरामीटर्स जो सेट हैं अभी जो लिखा हुआ है ऊपर, इनको तो मेजर करना है ही, साथ में जो वेदर रिलेटेड डाटा होता है, मेट्रोलॉजिकल डाटा, वो भी करना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं? एक है ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट इसे लैंडस्केप प्लानिंग, लैंडस्केप ग्रीन प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली ऐसी प्लांट स्पीशीज जो टॉलरेंट हैं पोल्यूशन टॉलरेंट प्लांट स्पीशीज लगाई जाती है। प्लांट स्पीशीज को ऐसे एरिया में लगाया जा रहा है जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, और द प्लांट स्पीशीज दैट आर गुड एट एब्जॉर्बिंग दीज पोल्यूटेंट्स। ठीक है। ऐसे प्लांट स्पीशीज को सिंक्स बोला जाता है, तो एयर प्योरिफिकेशन में हेल्प करती है। ठीक है। इनको स्क्रीन करने के लिए टू आइडेंटिफाई विच प्लांट स्पीशीज, टू आइडेंटिफाई सच प्लांट्स we use एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स। हर प्लांट की एक एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स कैलकुलेट की जाती है, APTI वैल्यू, टॉलरेंस इंडेक्स, APTI वैल्यू कहते हैं। तो जिसकी APTI वैल्यू हाई है वो टॉलरेंट प्लांट है, जिसकी APTI वैल्यू कम है वो इनटॉलरेंट है, इट विल डाई अंडर एयर पोल्यूशन। तो हम दोनों तरह के प्लांट्स, मेनली तो हम एयर पोल्यूशन टॉलरेंस जिनकी APTI वैल्यू हाई होती है वो प्लांट्स लगाते हैं, और थोड़े बहुत ये प्लांट्स भी लगाते हैं जिनकी कम होती है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि पोल्यूशन का लेवल क्या है, क्योंकि अगर ऐसे प्लांट मारेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। तो वो बेसिकली पोल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लो APTI वाले, हाई APTI वाले पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं? इक्विपमेंट्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा यहाँ पर। वेट स्क्रबर्स, जो चिमनीज वगैरह के एग्जॉस्ट होते हैं उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं, एंड वाटर इज कॉन्टिन्यूसली फ्लोइंग थ्रू दैम। दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, तो जो भी पॉल्यूटेंट पार्टिकुलेट मैटर या किसी भी तरह का पॉल्यूटेंट उड़ेगा वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होके नीचे आ जाएगा, एंड इट विल नॉट गो इनटू देयर। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या किया जाता है? वी यूज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट टू चार्ज द पार्टिकल्स दैट आर एस्केपिंग एन एग्जॉस्ट। ठीक है, एंड दोस चार्ज पार्टिकल्स विल गेट अट्रैक्टेड टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। दैट इज हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स वर्क। जो आपके घर में एयर प्योरीफायर होते हैं बहुत सारे, इसी मैक्सिमम एयर प्योरीफायर इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। एयर उनके थ्रू पास होती है और उसमें चार्ज प्लेट्स होती हैं, तो उन चार्ज प्लेट्स के थ्रू जब एयर गुजरती है तो वो एयर जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर वो चार्ज होकर प्लेट्स के ऊपर चिपक जाते हैं और आपकी एयर प्योरीफाई हो जाती है। साइक्लोन सेपरेटर्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा साइक्लोन सेपरेटर्स के अंदर पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव किया जाता है बाय अ रोटेशनल मशीन। एक बेसिकली एक मशीन होती है जिसके अंदर एयर मूव करके बहुत रोटेशन, बहुत तेज रोटेट करती है साइक्लोन की तरह। साइक्लोन की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जितने भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, रोटेशन की वजह से। इसके अलावा
एक यूज किया जाता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। जो एग्जॉस्ट की गैस निकल रही है उसको रिसर्कुलेट किया जाता है। तो ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली NO2 और NO और N2 उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज किए जाते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या करेंगे, जो भी पोल्यूटेंट निकल रहा होगा उसे किसी लेस हजार्डस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बेसिक प्रिंसिपल ये है इसका। ठीक है, गैस फ्लेयर यूज किया जाता है। गैस फ्लेयर में क्या किया जाता है, कई बार ऐसी गैस हैं जिनको बर्न किया जा सकता है निकलने से पहले, तो ताकि वो लेस हजार्डस फॉर्म में आ जाए, वो भी यूज किया जा सकता है। बायोफिल्टर्स यूज किए जा सकते हैं। हम सैम्पलिंग के लिए जाएंगे। बायोफिल्टर्स, तो बायोफिल्टर्स आर डिवाइसेस जो लिविंग मैटर को यूज़ करते हैं, बैक्टीरियाज को, ठीक है, या फंजाई को या एल्गी को यूज़ करते हैं एयर को प्योरीफाई करने के लिए। तो ये आपका एयर पोल्यूशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स है जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम यूज़ कर सकते हैं वो है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन में बेसिकली नॉइस पोल्यूशन है क्या, एनी काइंड ऑफ अनवांटेड साउंड, एनी काइंड ऑफ अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइस। किसी भी तरह का अनवांटेड ऐसा साउंड जो हमें नहीं पसंद, जो हमारे कानों के लिए अनप्लीजिंग है, उसे नॉइस कहते हैं। ठीक, तो नॉइस लेवल्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, नॉइज में जो लेवल्स होते हैं उसके बेसिस पे उसे कहा जाता है कि इन साउंड इंटेंसिटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है कि क्या क्या कहला सकता है ये साउंड। ठीक है, तो एनी साउंड दैट इज above 80 डेसिबल, एनी साउंड above 80 डेसिबल। dB जो ये जो लिखा है dB, स्मॉल d कैपिटल D, ये साउंड को मेजर करने का यूनिट है। 80 डेसिबल से लेकर 80 डेसिबल से ऊपर का कोई भी साउंड जो है वो नॉइस में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, 80 से लेके 100 डेसिबल को वेरी लाउड साउंड बोला जाएगा। ठीक है, 100 से अगर ऊपर होगा तो वो डेफनिंग, यानी कि इट कैन कॉज हियरिंग लॉस। ठीक है, 120 से ऊपर अगर हो गया, 120 से 140 से, तो इट विल कॉज फिजिकल पेन, आपके कानों में दर्द होना शुरू हो जाएगा उसके साउंड से। ठीक है, तो जेट एयरक्राफ्ट वगैरह या ऑटो हॉर्न या ट्रेन के हॉर्न जो हैं वो उस रेंज में पहुँचते हैं 120 से 140, जो अगर आप बहुत पास से सुन लो तो इट कैन कॉज पेन इन योर ईयर्स। तो क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं साउंड पोल्यूशन के, मेनली ऑल काइंड्स ऑफ मशीन्स, व्हीकल्स, ठीक है, टीवीज, रेडियोस, क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स बेसिकली। Firecrackers not only cause air pollution but also noise pollution. इफेक्ट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के साउंड्स, इफेक्ट्स ऑफ साउंड। What are the different effects? Basically, अगर हाई इंटेंसिटी साउंड है 80 to 100 डेसिबल का साउंड, what kind of effect can it have?
80 to 100 डेसिबल जो है बेसिकली इतनी इंटेंसिटी है जो मशीन, मोटर्स, व्हीकल्स वगैरह से एमिट होती है। ठीक है, तो ये इमोशनल या बिहेवियरल चेंजेस कर सकती है आपके अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक साउंड को सुनते रहें नॉर्मली ह्यूमन्स के अंदर ही। इट कैन कॉज डिजीजेस सच एज हाई ब्लड प्रेशर वगैरह हो सकता है इससे। ठीक है, उसके बाद अगर एक्सप्लोजिव साउंड है 100 डेसिबल से अब ऊपर है, 100 to 120 डेसिबल का साउंड है, तो वो अलग कॉज कर सकता है। वो बेसिकली जैसे ट्रेन्स, क्रैकर्स वगैरह या मोटरसाइकिल्स या लाउड मोटरसाइकिल्स वगैरह जो प्रोड्यूस करती हैं साउंड, तो इसकी वजह से वॉमिटिंग, इट कैन कॉज वॉमिटिंग एंड सीवियर कंकशन, इंटरनल प्रोफाउंड इंजरी या डेफनेस हो सकती है इससे। ठीक है, सडन इन नॉइज साउंड्स की वजह से सडन नॉइजेस जो होती हैं सोनिक बूम, जैसे कि सोनिक बूम क्या है, अगर 120 डेसिबल जो है उससे ऊपर साउंड है, 120 to 140 डेसिबल का साउंड, तो वो सोनिक बूम की वजह से हो सकता है। सोनिक बूम क्या होती है, अगर कोई जेट प्लेन बहुत साउंड बैरियर को क्रॉस करता है, सोनिक बूम होती है बेसिकली जब प्रोड्यूस होती है कोई जेट प्लेन अगर साउंड की स्पीड को क्रॉस कर देता है ना, तो इट प्रोड्यूसेस sonic boom। ठीक है, this sonic boom can be so dangerous that it can permanently damage your ears। अच्छा, अगर एब्सोल्यूट साइलेंस है कहीं पर तो इट इज ऑल्सो अनडिजायरेबल। अगर बिल्कुल भी साउंड नहीं है वो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ज़्यादा टाइम। इसके भी इफेक्ट्स को स्टडी किया गया है। अगर 0 to 5 डेसिबल का साउंड है, बहुत ही कम साउंड है कहीं, ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादातर इस तरह के साउंड की इस तरह की कंडीशन में रहेंगे तो वो अनकंफर्टेबल, जैसे हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, ईयर्स के अंदर आपको रिंगिंग सी फील होने लगेगी, ईयर्स आर रिंगिंग। तो कंप्लीट साउंड्स आर आल्सो, कंप्लीट साइलेंस इज आल्सो अनडिजायरेबल। सैमसंग ने एक रूम बना रखा है, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने एब्सोल्यूट साइलेंस क्रिएट करने के लिए अपने ईयरफोन्स को टेस्ट करने के लिए बना रखा है। तो उस रूम में उन्होंने चैलेंज दिया था कि कोई रह नहीं सकता एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम्स ज़्यादा। तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारे लोग ट्राई किए थे, बट पीपल स्टार्टेड फीलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स। दे स्टार्ट फीलिंग दैट दे आर गोना वॉमिट, दे कैन हियर योर हार्ट रेट कीप्स इंक्रीजिंग, एंजाइटी बढ़ने लगती है लोगों की, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो नॉइस को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेजर यूज़ किए जा सकते हैं। उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, एक्चुअली वो बहुत सारे हैं, आपको पता है, डिफरेंट, ये खुद भी पढ़ सकते हैं, उसमें इतना कुछ है नहीं, टाइम थोड़ा कम है, मैं सीधा जंप कर रहा हूँ न्यूक्लियर पोल्यूशन। न्यूक्लियर पोल्यूशन, तो न्यूक्लियर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? बेसिकली एनी काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल। रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं? जो रेडिएशन एमिट करे, कोई भी चीज़ जो हजार्डस रेडिएशन एमिट करे उसे रेडियो एक्टिव बोलते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटीरियल का एग्जांपल यूरेनियम, यूरेनियम 235 एग्जांपल मान लेता हूँ मैं, यूरेनियम 235। ये 235 जो है इसके टाइप्स होते हैं यूरेनियम के, मल्टीपल 238 भी होता है, 239 भी होता है, ठीक है, 234 भी होता है। इसमें से यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और 239, ये तीनों रेडियो एक्टिव हैं। यूरेनियम 239, इसके अलावा रेडियम इज वन मोर सच पोल्यूटेंट, रेडियम 226। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं बहुत सारे, बट अगर आप ये भी याद कर लो तो काफ़ी। प्लूटोनियम भी होता है इसके अलावा एग्जांपल, आयोडीन भी होता है, सर्टेन आइसोटोप आयोडीन 127। ठीक है,
तीन तरह के पार्टिकल्स रिलीज होती हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कैन प्रोड्यूस alpha particle, beta particle and gamma rays. बीटा गामा पार्टिकल नहीं होते, गामा रेडिएशन से, ठीक है। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम 2+ की पार्टिकल होते हैं। अब तीनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं। अल्फा पार्टिकल जो है सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है, लेकिन शॉर्ट रेंज है। अगर कहीं पर इसका सोर्स है तो आप उसके बहुत ज़्यादा पास होगे तभी आपको डैमेज कर सकते हैं। अगर आप इससे थोड़ा भी दूर चले जाओगे तो ये उतना ज़्यादा डैमेज नहीं कर, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा दूर। लेकिन अगर आप इसके पास हुए तो ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। अल्फा पार्टिकल लार्ज साइज में होते हैं और आपके पूरे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ऑन टाइम। अगर अल्फा पार्टिकल के पास हैं तो आपकी बॉडी विद इन डेज, विद इन आवर्स लिटरली आपकी डेथ हो सकती है इससे। बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं एंड दे कैन ट्रैवल फार्दर बट दे आर लेस डैमेजिंग। गामा रेज कैन ट्रैवल फार्देस्ट, ठीक है, कैन ट्रैवल फार्देस्ट बट दे अगेन आर लेस डैमेजिंग, ठीक है। तो न्यूक्लियर डिजास्टर्स जहाँ पर होते हैं वहाँ रिलीज होते हैं बेसिकली। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के कॉजेज क्या हैं? What are the different causes of radioactive pollution? तो पहला जो कॉज है वो है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। किसी भी तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर कुछ मिस फंक्शन हो जाए किसी भी तरह का, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल। अभी मोस्ट रिसेंट वन इज फुकुशिमा, जापान के अंदर हुआ था। फुकुशिमा जापान में, ठीक है। चेरनोबिल रशिया में, these are one of the major examples the nuclear disaster हुए थे in the past few years। चेरनोबिल शायद 1984 में हुआ था, फुकुशिमा 1986 या 2000 में हुआ था। फुकुशिमा I don't clearly remember कब हुआ था, can search। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फंक्शन हुए थे दोनों ही केस में। चेरनोबिल वाज अ मच बिगर डिजास्टर, फुकुशिमा वाज रिलेटिवली स्मॉल। चेरनोबिल पे एक सीरीज भी है HBO के ऊपर, आप जाके देखोगे तो चेरनोबिल नाम से ही एक सीरीज है, टीवी सीरीज, जिसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से दिखाया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मिनी सीरीज where they showed how Chernobyl disaster happened and why it happened and what is the effect of that disaster even till today। मल्टीपल कंट्रीज का पैसा लगा था इस डिजास्टर को कंटेन करने में और आज भी ये डेंजरस है। You can search for it and even check out that TV series on HBO। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से हो सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी की वजह से बॉम्ब्स गिरे थे, तो वो बॉम्ब्स प्लूटोनियम यूरेनियम के बॉम्ब्स, ठीक है। यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, कई बार रिसर्च में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ रिसर्च के अंदर क्लियरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाए अगर, तो वो न्यूक्लियर डिजास्टर, न्यूक्लियर पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। ये बहुत फेमस केस है, आप सर्च करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोबाल्ट का, कोबाल्ट 90 को यूज़ किया था। बेसिकली इसकी रॉड्स थी कुछ पुरानी किसी मशीन की, वो किसी कबाड़ी को ऑप्शन में ऐसे ही भेज दिया था और उसने उसे तोड़ा, तो वहाँ पर मल्टीपल लोगों की डेथ्स हुई थी। जो 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 ऑक्शन में जो कबाड़ी लेकर गया था उसकी तो हुई थी, उसके अलावा भी मल्टीपल लोग इफेक्ट हुए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत लंबा चौड़ा केस चला था इसकी वजह से।
बॉड 90 की वजह से। तो ये DU का जो केस है आप उसको सर्च करके उसके बारे में पढ़ सकते हो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की वजह से कितना डैमेज हो सकता है। माइनिंग में कई बार रिलीज हो जाता है, जब हम किसी मेटल के लिए माइनिंग कर रहे हैं तो कोई उसके अंदर रेडियो एक्टिव मेटल भी मिल गया और उस माइनिंग के अंदर जो काम कर रहे हैं वो लोग को उस रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, रेडिएशन बेस्ड टेस्ट, रेडिएशन यूज जो कई बार कैंसर थेरेपी के अंदर रेडिएशन टेस्ट किए जाते हैं, रेडिएशन थेरेपी की जाती है, तो वो भी कई बार रेडिएशन पोल्यूशन कॉज कर सकती है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कॉज कर सकती है। और उसके अलावा जो थोड़ा सा वीक सोर्स है लेकिन है, कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज बेसिकली क्या होती हैं, जो अर्थ के बाहर से आ रही हैं अर्थ के ऊपर, उनको कॉस्मिक रेज कहते हैं। कई बार वो भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं न्यूक्लियर हैजार्ड्स के? इम्पैक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर हैजार्ड्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर हैजार्ड्स के क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। Most easily, one of the most known causes of nuclear hazard is cancer. It can cause cancer. ठीक है, different types of cancers, all kinds of cancers, basically skin, lung, blood, different type of cancers. It can cause bones तक damage कर सकता है आपकी। ठीक है, और किसी भी तरीके से आप एक्सपोज हो सकते हो उससे, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। यानी कि जो बेबीज डेवलप हो रहे हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफेक्ट्स, फिजियोलॉजिकल, इंटरनल, किसी भी तरह के डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर्स डेवलप हो सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है, स्किन डैमेज हो सकता है, आई डैमेज हो सकता है। वो मतलब होता है कि सेम तरह के एनवायरमेंट में पास होता है, ये तो ठीक है, पर करना और लगा वो क्या बाकी जो न्यूक्लियर वेस्ट का मेन इम्पैक्ट है वो डिपेंड करता है कई सारी चीज़ों पे, कि सबसे पहले उसकी हाफ लाइफ कितनी है, यानी वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है कितने टाइम में डिके होता है। ठीक है, उस कितनी एनर्जी रिलीजिंग कैपेसिटी है, यानी कितनी एनर्जी एट टाइम वो रिलीज करता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स या प्लांट्स, जिसकी भी बॉडी के अंदर कितनी तेज़ी से वो डिफ्यूज होता है। ठीक है, रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ कंटामिनेंट्स, कितनी जल्दी वो एक्यूमुलेट होता है एक जगह पर। तो कुछ इफेक्ट जो हैं वो शॉर्ट रेंज इफेक्ट होते हैं। शॉर्ट रेंज इफेक्ट यानी कि थोड़े दिन के अंदर, विद इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स आफ्टर द एक्सपोजर टू रेडिएशन, यानी कि जैसे रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ थोड़े दिन बाद ये इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे फिजिकल क्रिपलिंग, इमीडिएट डेथ्स, यानी कि अगर आप किसी रेडिएशन सोर्स के बहुत क्लोज हैं तभी ये इस तरह के इफेक्ट देखे जा सकते हैं। लॉन्ग रेंज इफेक्ट जो होते हैं वो जेनेटिक चेंजेस हैं, यानी कि आपके डीएनए में कोई माइनर से चेंज आता है जो पॉसिबली शायद आपकी बॉडी में दिखे भी ना, लेकिन आपकी अगली जनरेशन को इफेक्ट करे। तो छोटी छोटी पॉइंट म्यूटेशंस डीएनए के अंदर, माइनर से चेंजेस, तो वो कई बार आपकी बॉडी को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, बट योर नेक्स्ट जनरेशन गेट अफेक्टेड। लॉस ऑफ वाइटालिटी, हेमरेजेस, अनीमिया, ट्यूमर या कैंसर के इंसिडेंट इंक्रीज होना, ये लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स के अंदर आते हैं, यानी थोड़े दिन बाद देखे जाएंगे। न्यूक्लियर हजार्ड्स को मिटिगेट करने के लिए, यानी किस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर हजार्ड्स को हैंडल किया जा सके। तो सबसे पहले न्यूक्लियर हजार्ड्स को मिटिगेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिले एंड डिके।
प्रिकॉशनरी सेफ मेजर्स लिए जा सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर हज़ार्ड को डिले किया जा सके। तो पहला इसके अंदर डिले एंड डिके। रेडियो एक्टिव वेस्ट जितना भी जनरेट हो रहा है इंडस्ट्रीज से उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर स्टोर करना चाहिए और बिलो ग्राउंड स्टोर करना चाहिए। एयर टाइट कंटेनर बंद करने के बाद उसे बिलो ग्राउंड स्टोर करना चाहिए जब तक वो कम्प्लीटली डिके ना हो जाए। ठीक है। कॉन्सेंट्रेट एंड कंटेन, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई रेडियो एक्टिव वेस्ट शुड बी मिक्सड विद अदर कंपोनेंट्स सच एज concrete solidified एंड डंप डीप इन द ओशन और बिलो अर्थ सरफेस। तो बेसिकली जितना भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है अगर हाई पोटेंशियल है उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी रिलीज करने का, तो उसे कंक्रीट के साथ मिक्स किया जाता है और सॉलिडिफाई करके उसे अर्थ के अंदर या अंडर ओशन डीप बरी कर दिया जाता है। डाइल्यूट एंड डिस्पोज दूसरा है। तो मॉडरेटली या वीक रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है उसके लिए इन्वायरमेंट में रिलीज करने से पहले उसे डाइल्यूट कर दिया जाता है किसी इनर्ट मटेरियल को मिलाकर। उसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है उसके साथ उसे मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद एनवायरनमेंट डिस्पोज करेंगे अगर उसकी रेडियो एक्टिविटी बहुत वीक है। ये स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए नहीं यूज किया जा सकता। किस तरह के प्रोटेक्टिव मेजर्स आप ले सकते हैं जब रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज कर रहे हैं? तो प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या क्या ले सकते हो आप रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज करते हुए? तो क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं कि हम यूवी लैम्प्स को हैंडल करते हुए गॉगल्स पहने, स्पेक्टिकल्स पहने। ठीक है, जब यूवी लैम्प्स को हैंडल करना है और अगर विजिबल लाइट को भी यूज़ करें उसके साथ में, तो विजिबल लाइट जो है यूवी के डैमेज को कंसिडरेबली मिनिमाइज कर देती है। जो न्यूक्लियर वेस्ट है, हाई लेवल वेस्ट है, हाई लेवल न्यूक्लियर वेस्ट, उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ किए जाए। ठीक है, तो यूजिंग गॉगल्स while handling UV. Second, underground और अंडर सी स्टोरेज। डाइल्यूशन, यानी वेस्ट को डाइल्यूट कर दें विद इनर्ट मटेरियल। कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करके जो रेडियो एक्टिव नहीं है उसके साथ मिक्स करके इसे डाइल्यूट कर दें। डाइल्यूट विद इनर्ट मटेरियल। डीप सॉल्ट माइंस में स्टोरेज। तो ये कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करने के लिए। अभी आपको वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन बचा है। इट वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड बाय टुडे बट आई थिंक आई नीड हाफ मोर क्लास इन द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट क्लास में हाफ में शायद यही करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे का देखेंगे। नेक्स्ट अगर है टाइम तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ।